हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ओके, और इस लेक्चर में भी फ्रेंड्स हम जो है जो तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉब एनालिसिस के बारे में, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो जॉब एनालिसिस में हमने देखा था बेसिकली फ्रेंड्स जो है 3 एलिमेंट होते हैं। जॉब एनालिसिस में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जॉब का डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन सा काम किया जाना है। दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी स्किल सेट होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना है, ये सारी चीज़ें। और फिर आता है फ्रेंड तीसरा था जॉब इवोल्यूशन। ठीक है, ट्रेडिशनल वाले में जॉब इवोल्यूशन को शामिल किया गया था, लेकिन जो नया वाला है उसमें जॉब इवोल्यूशन को हटा दिया गया, सेपरेट टॉपिक बना दिया गया है। जॉब इवोल्यूशन का मतलब होता है कंपेयर करना कि एक जॉब में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में है, कितना पे वहाँ मिल रहा है। जो आपका वेज रिवीजन वगैरह होता है वो जॉब इवोल्यूशन के बेसिस पर होता है फ्रेंड्स। ओके, जो हमारा बाइपैरिटेड सेटलमेंट होता है वो इसी के थ्रू होता है। ओके, फिर हमने जॉब एनालिसिस में फ्रेंड्स सबसे लास्ट में देखा था, अगर पिछले लेक्चर में आपने देखा हो तो उसमें हमने ये देखा था कि जो है जॉब एनालिसिस करने के लिए हमें जो है ज़रूरत होती है डेटा की। डेटा कहाँ से मिलेगा, उसका सोर्स क्या होगा, डेटा कलेक्शन कैसे हम करेंगे, और साथ ही साथ में उस डेटा की एनालिसिस कैसे करेंगे, इन सभी बातों के बारे में हमें जानना था फ्रेंड्स। ओके, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम वही देखने वाले हैं कि डेटा का सोर्स क्या क्या हो सकता है, डेटा कलेक्शन कैसे किस किस प्रोसेस से किया सकता है, और इस डेटा की एनालिसिस कैसे की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के बारे में ही बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक हो जाएंगे आपके। पहला है सोर्स ऑफ डेटा आर इन्फॉर्मेशन, दूसरा टॉपिक हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तीसरा हो जाएगा एनालिसिस वाला। ओके, तो चलिए शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। सोर्स ऑफ डेटा आर इन्फॉर्मेशन फॉर एनालाइजिंग अ जॉब, डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट। ओके, तो किसी जॉब को एनालाइज करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं जो होटल मैनेजमेंट में जॉब होती है, एक काउंटर पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसकी जॉब में क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, उन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो हम जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। ओके, कहाँ से, वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एक्सपर्ट से, बहुत सारे लोगों से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। किन 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 लोगों से जो है इकट्ठा कर सकते हैं, जॉब होल्डर जो नौकरी खुद कर रहा है, जो वो पर्सन उस काउंटर पर खड़ा है उससे भी, उसका जो सुपरवाइजर है उससे, इमीडिएट जो सुपरवाइजर है उससे भी जानकारी ले सकते हैं, जो कस्टमर वहाँ विजिट कर रहे हैं उनके फीडबैक से भी हम जान सकते हैं, और साथ ही साथ में जो जॉब एनालिस्ट होते हैं या जिन्हें हम एक्सपर्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सपर्ट या जॉब एनालिस्ट जो होते हैं, इनसे भी जो है हम जॉब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बेसिक एम हमारा है किसी भी जॉब या उद्यम व्यवसाय नौकरी के बारे में डेटा इकट्ठा करना। ओके, तो अगर आपको डेटा इकट्ठा करना है तो ये इतनी जगहों से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। किसी भी जॉब को अगर एनालिसिस करनी है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो डेटा हमें मिलता है वो ज़्यादातर जॉब होल्डर से, सुपरवाइजर से, कस्टमर के फीडबैक से और एक्सपर्ट से मिलता है। ओके, तो आगे फ्रेंड्स ये जो जितने भी हैं ये सब टॉपिक हैं हमारे, जॉब होल्डर के बारे में पढ़ेंगे, सुपरवाइजर के बारे में पढ़ेंगे, कस्टमर फीडबैक और एक्सपर्ट्स के बारे में। तो ये 4-5 हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जॉब होल्डर के बारे में बात करेंगे कि हम यहाँ से जॉब के बारे में डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं। द जॉब होल्डर हैज़ द फर्स्ट हैंड डायरेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द जॉब एंड टास्क। ओके, तो जो जॉब होल्डर होता है फ्रेंड उसको फर्स्ट हैंड डायरेक्ट नॉलेज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉलेज उसी को होती है डिफरेंट डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज़ के बारे में, जो उस जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसे करना पड़ता है। ओके, तो जैसे अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो है लोन का काम देखते हैं, तो लोन का काम देखने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टास्क होते हैं, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसकी जानकारी सबसे ज़्यादा आप ही को तो होगी। तो जॉब होल्डर को सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है इन सब बातों के बारे में। ही कैन गिव मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल अबाउट ईच एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाई हिम इन और हर, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। ओके, तो जो पर्सन जो नौकरी कर रहा है वो ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता है जो भी एक्टिविटीज़ उसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, जो भी बाधाएं उसके द्वारा फेस की जाती हैं, और जो भी रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें वहाँ पर लगनी है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल कौन दे सकता है, जो जॉब होल्डर है। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई जॉब होल्डर कैन बी वैलिडेटेड थ्रू अदर सोर्सेज। अब जो जॉब होल्डर ने जो हमको जानकारी दी है, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें सही सही ही बता दे, हो सकता है वो झूठ बोल जाए या अपनी ओपिनियन दे दे, है ना। तो उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अदर सोर्सेज से, उसे वैलिडेट भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए हमें जानकारी चाहिए जॉब के बारे में, तो सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी कौन दे सकता है,
जो जॉब होल्डर है, देखिए ध्यान रखिएगा, जॉब होल्डर में और सुपरवाइजर में एक ही डिफरेंस होता है कि जॉब होल्डर को अपनी जॉब की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जबकि सुपरवाइजर को एक ओवरऑल नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से सुपरवाइजर को ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। ओके, तो जो जॉब होल्डर होता है उसको फर्स्ट हैंड डायरेक्ट नॉलेज होती है, जितनी भी एक्टिविटीज और टास्क उसको करने पड़ते हैं उस जॉब से रिलेटेड, वो आपको एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकता है कि उसे क्या क्या काम करना पड़ता है और उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और क्या क्या रिसोर्सेज की उसे रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी बातें जॉब होल्डर आपको आसानी से बता सकता है। ओके, अब जो इन्फॉर्मेशन जॉब होल्डर आपको देगा उसको आप डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे उसके सुपरवाइजर से भी आप उसे वैलिडेट करवा सकते हैं। अब अगर आपको जॉब के बारे में डेटा चाहिए तो दूसरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसका जो जो जॉब कर रहा है उसका सुपरवाइजर। ओके, सुपरवाइजर्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द जॉब वेल इन ऑर्डर टू सुपरवाइज द जॉब इफेक्टिवली। ओके, तो सुपरवाइजर से ये उम्मीद की जाती है कि वो जॉब को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी वो जो है इफेक्टिवली सुपरवाइज कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि लोन का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, और अगर आप ब्रांच के मैनेजर हैं और आपको यही नहीं पता कि लोन कैसे प्रोसेस किया जाता है, तो आप सुपरवाइजर की पोस्ट पर क्या अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। अगर ये आपका लोन ऑफिसर गलत लोन सैंक्शन कर देगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। सुपरवाइजर आप भले हैं वहाँ पर, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। तो वही कहना है कि सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको उस जॉब की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो उस जॉब को इफेक्टिवली सुपरवाइज या मॉनिटर कर सकता है। ओके, इफ द सुपरवाइजर डज नॉट डायरेक्टली सुपरवाइज द जॉब, इट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड वैलिड डेटा। और अगर जो है कोई सुपरवाइजर है जो कि डायरेक्टली जो है जॉब को सुपरवाइज नहीं कर रहा है, तो वो आपको वैलिड डेटा नहीं दे पाएगा, वो गलत सलत जानकारियां आपको दे देगा। द सुपरवाइजर्स व्यू कैन बी यूजफुल फॉर redesigning the job and seeing it in a broader perspective of organizational effectiveness। जो सुपरवाइजर का व्यू होता है फ्रेंड्स, वो किसी भी जॉब को रीडिजाइन करने में आपकी मदद कर सकता है। ओके, और आप इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, क्योंकि जो जॉब करता है उसको तो केवल अपने काम से ही मतलब होता है, लेकिन जो सुपरवाइज करता है वो एक ही जॉब को सुपरवाइज नहीं करता, वो मल्टीपल जॉब को सुपरवाइज करता है, और उसे ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ से मतलब होता है, ओवरऑल सारे काम अच्छे होने चाहिए। जैसे कई बार जो है किसी कस्टमर का कोई काम नहीं हो रहा होता है और हम चाहते हैं कि वो काम सॉर्ट आउट कर दें, फिर भी हम काम कर नहीं पाते हैं। ओके, तो हमें अंदर से फील होता है कि पता नहीं कैसे बैंक में काम हो रहा है, एक कस्टमर जो है छोटे से काम के लिए 30 दिन से परेशान है और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसी जगह पे आप अपने सुपरवाइजर का व्यू देखेंगे, देखिए ये एक सिंगल पर्सन का व्यू है, एक सुपरवाइजर का व्यू देखेंगे तो उसके हिसाब से ये महज एक टास्क है, एक काम है जो कि नहीं हो पा रहा है। ओके, तो सुपरवाइजर का जो व्यू होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है फ्रेंड्स। ओके, द जॉब होल्डर कैन गिव अ लिमिटेड प्रोस्पेक्टिव एज ही इज फेमिलियर विद द दैट जॉब ओनली। ओके, तो जो जॉब होल्डर का प्रोस्पेक्टिव होता है फ्रेंड्स थोड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसी जॉब के बारे में नॉलेज है। सुपरवाइजर के केस में ऐसा नहीं होता है, ही हैव नॉलेज ऑफ दैट जॉब एंड अदर देन दैट आल्सो मोर जॉब्स ही नोज अबाउट। ओके, तो मतलब उस जॉब के बारे में तो सुपरवाइजर जानता ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जानता है जो ऑर्गेनाइजेशन के उसके जो सीनियर वगैरह उससे कहते होंगे, उस चीज को भी वो जानता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में समटाइम्स द जॉब होल्डर डिफाइंस द एक्टिविटीज टू सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज। तो कई बार क्या होता है, जो जॉब होल्डर होता है फ्रेंड्स वो एक्टिविटीज को रीडिफाइन करता है, अपने हिसाब से चीजें बदल लेता है ताकि वो उसकी कैपेबिलिटीज को सूट करें फ्रेंड्स। ओके, जैसे हमने ए टाइप पर्सनालिटी और बी टाइप पर्सनालिटी के मैनेजर के बारे में पढ़ा है ना, तो अब जिसकी जैसी पर्सनालिटी वगैरह, ए टाइप का मैनेजर है तो पूरा दुकान जो है खोल के बैठा रहेगा, बी टाइप के मैनेजर हैं तो उनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो उसी तरीके से पर्सन जो है, जो जॉब होल्डर होता है, वो अपने हिसाब से एक्टिविटी को रीडिफाइन कर लेता है ताकि वो उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसे सूट करें। दस द सुपरवाइजर्स इंफॉर्मेशन कैन बी वैलिडेटेड कैन बी अ वैलिड सोर्स ऑफ वैलिडेटिंग जॉब होल्डर्स इंफॉर्मेशन एंड रीडिजाइनिंग द जॉब। तो इस तरीके जो सुपरवाइजर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक वैलिड सोर्स हो सकता है, किस बात का, जो जॉब होल्डर ने आपको जानकारी दी है उसको वैलिडेट करने के लिए, और जॉब को अगर रीडिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर जॉब होल्डर के ऊपर जो जॉब होल्डर आपको डेटा दे रहा है उस पर उतना रिलाय नहीं किया जा रहा है जितना सुपरवाइजर के ऊपर रिलाय किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुपरवाइजर आपका जो डेटा देता है उससे जॉब होल्डर के डेटा को आप जो है मैच कर सकते हैं। सुपरवाइजर के बारे में बात करें कि हमें ये जॉब के बारे में डेटा कैसे देते हैं, तो सुपरवाइजर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको जॉब की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी वो जॉब को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। अगर सुपरवाइजर सीधे नहीं इन्वॉल्व है, सीधे नहीं सुपरवाइज कर रहा है किसी जॉब को, तो वो आपको वैलिड डेटा नहीं दे पाएगा।
गा। ओके, सुपरवाइजर का जो व्यू होता है फ्रेंड्स वो जो है ज़्यादा यूजफुल होता है किसी जॉब को रीडिजाइन करने के लिए, और उसका जो प्रॉस्पेक्टिव होता है सुपरवाइजर को वो ज़्यादा ब्रॉडर होता है। जॉब होल्डर का जो प्रॉस्पेक्टिव होता है फ्रेंड्स वो लिमिटेड होता है, क्योंकि ही नोज ओनली अबाउट दैट जॉब, वो केवल उसी जॉब के बारे में जानता है। समटाइम्स द जॉब होल्डर रीडिफाइंस द एक्टिविटीज टू सूट हिज आर हर कैपेबिलिटीज। कभी कभी जो है जॉब होल्डर अपने हिसाब से चीज़ों को रीडिफाइन कर लेते हैं ताकि उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो सही काम कर पाए। इस तरीके से जो सुपरवाइजर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वैलिड सोर्स होता है फ्रेंड, जो है जॉब होल्डर को वैलिडेट करने की, जॉब होल्डर के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए सबसे वैलिड और ऑथेंटिक सोर्स होगा सुपरवाइजर दी गई इन्फॉर्मेशन, सुपरवाइजर द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन। और रीडिजाइनिंग द जॉब, अगर आपको जॉब को रीडिजाइनिंग करना है तो सुपरवाइजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके बाद में आपको जॉब के बारे में डेटा मिल सकता है कस्टमर फीडबैक से, ये लेकिन बहुत अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है। दो द कस्टमर्स फीडबैक इज नॉट वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन। ओके, तो ध्यान रखिएगा कस्टमर से जो फीडबैक मिलता है वो बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है इन्फॉर्मेशन, किसी जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी। येट कस्टमर्स आर गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ जॉब, स्पेशली वेयर जॉब रिलेट्स टू डीलिंग विद कस्टमर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ जॉब एग्जीक्यूशन। लेकिन कस्टमर का जो फीडबैक है फ्रेंड उन जॉब में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जहां पर कस्टमर के साथ डीलिंग है, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ही डिटरमाइन करता है कि जॉब कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई है या कोई सर्विस कितनी अच्छी प्रोवाइड की गई है। उन जगहों पर आपको कस्टमर का जो फीडबैक है वो अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज पॉपुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है कस्टमर का feedback. The complaints and appreciation from the customer can give the clue about importance of various activity performed and the looking of the process of performing the these activities. जो कंप्लेंट होती है कस्टमर की और जो उनके अप्रिसिएशन होते हैं फ्रेंड्स, जो कस्टमर आपको देते हैं, मतलब कोई पर्सन जो है जैसे होटल में होता है, लोग रूम सर्विस को अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी कंप्लेंट करते हैं, तो जो कस्टमर के द्वारा कंप्लेंट की गई जो अप्रिसिएशन दिया गया है वो आपको क्लू देता है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म। ओके, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको आइडिया लगता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ इग्नोर की जा सकती है। कैसे पता चलेगा? कस्टमर की कंप्लेंट और अप्रिसिएशन के बेसिस पर, और साथ ही साथ में आपको जो खामियां हैं, ओके, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने में जो खामियां हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं, जो भी कमियां हैं कस्टमर के फीडबैक से फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कस्टमर के फीडबैक से हमें जो जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या क्या मिलती है। एक तो कस्टमर का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सोर्स नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मशहूर नहीं है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, फिर भी कस्टमर जो है अच्छा सोर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन का। ओके, जॉब को अगर समझना है, ऐसी जॉब को समझना है जिसमें कस्टमर की डीलिंग होती है और जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ही ये बताता है कि जॉब का एग्जीक्यूशन का सक्सेस लेवल कैसा है, उस केस में आपको गुड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कस्टमर के फीडबैक से। कस्टमर की जो कंप्लेंट होती है, कस्टमर का जो अप्रिसिएशन होता है, वो आपको आइडिया देते हैं कि कोई जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और उस प्रोसेस को या उस काम को करने में कौन सी कमी रह गई है, इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स आता है लास्ट वाला, एक्सपर्ट्स जो जॉब एनालिस्ट होते हैं उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। कई बार हम एक्सपर्ट को हायर करते हैं, उनको पैसे भी पे करते हैं। द एक्सपर्ट आर द trained job analyst can provide significant information by scientifically collecting, processing, presenting in the form of process document, flow chart, customer complaint record, job holders and supervisors view in particularly designed फॉर्मेट। ओके, तो जो एक्सपर्ट होते हैं फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट या जिन्हें ट्रेंड जो है जॉब एनालिस्ट होते हैं, ये आपको सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं? चूंकि ये एक्सपर्ट हैं तो ये साइंटिफिकली जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उसे प्रेजेंटेशन, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आपको बना के देंगे, चाहे प्रोसेस डॉक्यूमेंट के रूप में ले लीजिए, चाहे एक फ्लो चार्ट बनवा करके लीजिए, चाहे कस्टमर का कंप्लेंट का एक रिकॉर्ड बनवा लीजिए। जॉब होल्डर और सुपरवाइजर का व्यू क्या है, एक प्राइमरली डिजाइन फॉर्मेट में, मतलब एक तरीके से आपको एक रिपोर्ट टाइप की वो सबमिट करते हैं अगर आप एक्सपर्ट से यहाँ पर हेल्प लेते हैं। ओके, समटाइम्स द एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ऑब्जर्वेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सिमिलर जॉब इन अदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच दे हैड एनालाइज्ड। ओके, अब कई बार क्या होगा कि जो एक्सटर्नल आपने कंसल्टेंट रखा हुआ है वो किसी और, जैसे मान लीजिए एक होटल है और एक दूसरा होटल है, जो जॉब एनालिस्ट है वो यहाँ पर भी विजिट करता है, जो जॉब एनालिस्ट है उसने यहाँ पर भी विजिट किया, तो कई बार क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो जॉब है वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है तो वो इसके इन्फ्लुएंस में रहता है कि हाँ वहाँ वाला जो स्ट्रक्चर था, वहाँ वाला जो जॉब का प्रोसीजर था वो ज़्यादा अच्छा था फ्रेंड्स। ओके, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि एक्सटर्नल कंसल्टेंट इन्फ्लुएंट रहते हैं
अपनी ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि उन्होंने सिमिलर जॉब जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में देखी हुई है, जिसको उन्होंने एनालिसिस किया और उसके इन्फ्लुएंस में आपको दूसरा रिजल्ट देते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व द कास्ट ऑफ एक्सटर्नल टू इंगेज एक्सटर्नल एक्सपर्ट। ऑब्वियसली अगर आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो है इंगेज करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ओके फ्रेंड, तो एक्सपर्ट के बारे में हमने क्लियर समझ लिया। एक्सपर्ट का काम क्या होता है, ये ट्रेंड जो है जॉब एनालिस्ट होते हैं। ये आपको पूरा डेटा साइंटिफिकली कलेक्ट करके प्रोसेस करके और एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट मिलता है, एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है और आपको जॉब के बारे में पूरी आइडिया हो जाती है। अब उसके बाद में जो कंसल्टेंट होते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट या एक्सपर्ट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो दूसरी सिमिलर जॉब अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एनालाइज की हुई है तो उसके इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको एक्सटर्नल जो है एक्सपर्ट हायर करना है तो उसके लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ डेटा के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो स्टेप था फ्रेंड, प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा आप कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके भी 2-3 मेथड है फ्रेंड। एक तो है इंटरव्यू, दूसरा होता है क्वेश्चनियर और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अब पहले इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि ये नौकरी पाने वाला इंटरव्यू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं मान लीजिए बैंक में काम करता हूँ, ठीक है, मैं बैंक में मान लीजिए एज ए क्लर्क काम करता हूँ। आप मेरे पास आए और मेरे से इंटरव्यू लिया कि सर आप क्लर्क का काम करते हैं, तो आप क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कितने बजे आते हैं, कब जाते हैं, लंच का क्या टाइमिंग है। इस तरीके से मतलब एक पर्सन का जो जॉब में काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है करंट टाइम पे, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो क्लियर हो गई ये बात। जो इंटरव्यू इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके, तो डाटा कलेक्शन करने के लिए आपको किसी जॉब के बारे में अगर डेटा कलेक्शन करने का सबसे पॉपुलर मेथड चाहिए तो वो है इंटरव्यू फ्रेंड्स। ओके, द जॉब एनालिस्ट इंटरेक्ट विद द जॉब होल्डर एंड हिज आर हर सुपरवाइजर to gather the information related to the activities involved in performing the job successfully। ओके, इसमें क्या होता है, जो जॉब एनालिस्ट होते हैं वो जॉब होल्डर से, जो नौकरी कर रहा है या जो जिस काम को परफॉर्म कर रहा है, और उसके सुपरवाइजर से मिलते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सके उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। दिस इंटरव्यू हेल्प्स इन गेटिंग द लिस्ट ऑफ स्किल्स बोथ टेक्निकल एंड बिहेवियरल इन परफॉर्मिंग द जॉब। ये जो इंटरव्यू होता है जॉब होल्डर के साथ में या उसके सुपरवाइजर के साथ में, हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि कौन कौन सी स्किल किसी पर्सन के अंदर होनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए, चाहे वो टेक्निकल स्किल की जरूरत हो, चाहे बिहेवियरल स्किल की जरूरत हो, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन दोनों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है इस इंटरव्यू से। इट शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन बट एज द रोल ऑफ जॉब होल्डर इज इन ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ हिज यूनिट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी जो जॉब कर रहा है पर्सन, उसको उसका जो काम है उसको आइसोलेशन में ना देख करके, बल्कि जॉब होल्डर का जो काम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में कैसा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसका इंटरव्यू करना होता है। समटाइम्स अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड बाय एनालिस्ट टू इलिसिट द रिलेवेंट रिस्पांस। ओके, कई बार जो है मतलब जब आप इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आप क्वेश्चनियर बना करके ले जाते हैं, अपनी तरफ से पहले से ही क्वेश्चन डिसाइड करके ले करके जाते हैं, ताकि एक अच्छा रिस्पांस आप जो है रिलेवेंट रिस्पांस जो है उस सामने वाले आदमी से पा सकें। ओके, द आंसर्स मे बी ओपन एंडेड टू दोज स्ट्रक्चर क्वेश्चन। अब जो आंसर आनी चाहिए उधर से वो ओपन एंडेड होने चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसमें से कंक्लूजन निकलना चाहिए। सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर मे बी यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुपरवाइजर। ओके, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर्ड जो क्वेश्चनियर होते हैं वो यूज किए जाते हैं, मतलब अगर आप जॉब होल्डर से क्वेश्चनियर कर रहे हैं तो सुपरवाइजर से भी आप क्वेश्चनियर का यूज करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। द एनालिस्ट शुड बी, अब यहाँ पर जो एनालिस्ट इंटरव्यू लेने गया हुआ है, ही शुड बी फ्रेंडली एंड डेवलप अ ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप सो दैट ही रिसीव रियल एंड फ्रैंक आंसर फॉर हिज क्वेरीज। ओके, जो एनालिस्ट गया हुआ है उसे फ्रेंडली होना चाहिए और उसे एक विश्वसनीय रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिस व्यक्ति का वो इंटरव्यू ले रहा है, ताकि उसे जो आंसर मिले वो सही आंसर मिले, मतलब सही इंफॉर्मेशन उसको दे सामने वाला और फ्रैंक आंसर मिले उसकी क्वेरी के लिए। एन एश्योरेंस टू द जॉब होल्डर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर हिम हर दैट दिस एक्सरसाइज इज नो वे प्ले ए डिट्रीमेंटल रोल इन हिज आर हर कैरियर। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि पेपर में छपता है कि व्यक्ति ने अपना नाम बताने से मना किया और ये बताया कि वहाँ पर 5 करोड़ रुपए की धांधली हुई है, तो वहाँ पर क्या किया गया, उसने अपना नाम छिपाया है। तो उसी तरीके से जॉब होल्डर को हमें ये जो है इंश्योर करवाना होगा जो इंटरव्यू लेने गया है कि इस एक्सरसाइज से यदि आप हमें सारी बातें बताते हैं, क्योंकि वो कई बार निगेटिव बातें भी बताएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि सर यहाँ पर लाइट नहीं रहती है, कई बार जो है मतलब
लाइट चली जाती है, 2-2 दिन तक नहीं आती, तो इस तरीके से वो नेगेटिव है, नेगेटिव पब्लिसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन अब अगर ये बात जो है, अगर उसको आप एश्योर नहीं करवाओगे और आप जा करके उसके सुपरवाइजर या किसी को बता दोगे ये बात कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट कर रहा है, तो ये उसके कैरियर के लिए घातक हो सकता है, डिट्रीमेंटल हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसलिए एश्योर करवाना होता है जॉब होल्डर को कि जो भी हम आपसे पूछ रहे हैं, जो भी ये बातें हो रही हैं, ये आपके कैरियर को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेंगी। ओके, एफर्ट शुड बी मेड टू कलेक्ट द फैक्ट्स रेदर देन द ओपिनियन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोशिश ये करनी है कि हमें फैक्ट मिले, जानकारी मिले, तथ्य मिले, ना कि किसी राय, किसी व्यक्ति की हमें राय नहीं जाननी है कि हाँ अगर ऐसा होगा तो ऐसा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है फैक्चुअल जानकारी आपको मिलनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है डाटा कलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहला जो तरीका है इंटरव्यू का है। आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप लोगों का इंटरव्यू करिए। किसी भी जॉब के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो जो आदमी नौकरी कर रहा है वो, या वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, या उसका जो सुपरवाइजर है उसका इंटरव्यू लीजिए। ओके, तो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीका है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। डाटा कलेक्शन का सबसे पॉपुलर तरीका आपसे पूछा जाए अगर, तो क्या याद रखेंगे? इंटरव्यू होता है। ओके, और जब जो है एनालिस्ट जो है, जॉब एनालिस्ट इंटरेक्ट करता है जॉब होल्डर से भी, उसके सुपरवाइजर से भी, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं उसमें करना पड़ता है, उन सब के बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा सके। दिस इंटरव्यू हेल्प इन गेटिंग द लिस्ट ऑफ स्किल्स, है ना। जो ये इंटरव्यू लिया जाता है उससे हमें पूरा लिस्ट मिल जाती है कि टेक्निकली कैसी स्किल होनी चाहिए, बिहेवियरल में कैसी स्किल होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और जब भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसको आइसोलेशन में ना ट्रीट करें, बल्कि उसका रोल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंटरव्यू किया जाता है। जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से पहले से ही बना करके ले जाएं, ताकि आप रिलेवेंट रिस्पांस पा सकें। ऐसे रैंडम क्वेश्चन ना पूछें, है ना। और जो आंसर मिलना चाहिए वो ओपन एंडेड मिलना चाहिए इन क्वेश्चंस का। इसी तरीके से जैसे आपने जॉब होल्डर के लिए क्वेश्चनियर बनाए, उसी तरीके से सुपरवाइजर के लिए भी आपको क्वेश्चनियर बना करके ले जाना चाहिए, ताकि आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। एनालिस्ट को ये भी चाहिए कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप जो है उसके साथ फ्रेंडली रहें, अच्छा व्यवहार करें, और एक विश्वास की जो है एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लीजिए, ताकि आपको सही आंसर और सच्चे आंसर मिल पाए फ्रेंड्स, एक तरीके से। ओके, एंड एश्योरेंस, और ये भी बताया जाना चाहिए जॉब होल्डर को कि जो एक्सरसाइज या जो इंटरव्यू में आप कहेंगे उसको जो है सीक्रेट रखा जाएगा, और ये आपके कैरियर को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेगा। और इसमें हमें कोशिश ये करनी कि इंटरव्यू से हमें फैक्ट इकट्ठा करने हैं, ना कि किसी की राय इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो है डेटा कलेक्शन का या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का दूसरा तरीका है क्वेश्चनियर। ओके, क्वेश्चनियर बना करके, मतलब एक तरीके से फीडबैक लेना। क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में अच्छा लगता है? क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की? क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सुपरवाइजर आपकी बात सुनते हैं? तो इस तरीके का क्वेश्चनियर बना लिया जाता है, मतलब 10-12 क्वेश्चन आपने बना लिए और उनके आंसर आपने सभी एम्प्लॉय से फिल करवा लिए। ओके, द क्वेश्चनियर टेक्निक इज वेरी यूजफुल व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम मैनी जॉब होल्डर्स performing similar job to have a broader and comprehensive view about the job description and knowledge and skill required to perform the job। क्वेश्चनियर कब फायदेमंद है फ्रेंड्स? जब मान लीजिए जैसे कोई कपड़ा मतलब जीन्स का पैंट बनाने की फैक्ट्री, मान लीजिए कोई जीन्स का पैंट बनाने की कोई फैक्ट्री है, वहाँ मान लीजिए 2000 वर्कर काम करते हैं और सब के सब जीन्स का पैंट ही बनाते हैं। तो ऐसे केस में क्वेश्चनियर ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको 2000 लोग मिल रहे हैं जो कि एक ही जैसा काम कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चनियर टेक्निक तब हेल्पफुल होती है मैनी जॉब होल्डर्स, आपके बहुत सारे जॉब होल्डर्स हैं जो कि सेम जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप अगर क्वेश्चनियर टेक्निक यूज करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहती है, ताकि आपको एक ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है उसकी जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें पता है कि क्या काम किया जाना है, और दूसरा क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, है ना। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कौन सी नॉलेज चाहिए और क्या स्किल सेट होना चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। दिस मेथड इज मोर इकोनॉमिकल एंड फास्टर देन इंटरव्यू मेथड। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चनियर मेथड होता है फ्रेंड्स, ये सस्ता पड़ता है एक तरीके से कह लीजिए, और साथ ही साथ में इंटरव्यू मेथड से फास्ट होता है, क्योंकि आपने एक फॉर्म बना करके दे दिया सबको, सभी लोगों ने यस नो या जो भी भरना है भर करके आपको फीडबैक दे दिया, तो थोड़ा तेज़ी से चलता है। जबकि इंटरव्यू वाले मेथड में आपको हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली 10 मिनट 15 मिनट इंट्रोगेट करना पड़ेगा या इंटरव्यू लेना पड़ता है। ओके, द क्वेश्चनियर शुड बी डिजाइंड थॉटफुली विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट सो दैट इट प्रोवाइड। अब हमें जो क्वेश्चनियर बनाने हैं, जो भी क्वेश्चन डिजाइन करने हैं, वो इस तरीके से डिजाइन करने हैं, पूरा अच्छी सोच के साथ डिजाइन करना है, एक्सपर्ट की हेल्प ले करके बनाना है जो क्वेश्चनियर बनाना है, ताकि हमें मैक्सिमम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स। ओके, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड शुड बी
इन अ लैंग्वेज व्हिच रिस्पोंडेंट आर कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड एंड आंसर। तो जो क्वेश्चनर आप बनाएंगे वो साधा सिंपल होने चाहिए, आसानी से समझ में आ सकें, और साथ ही साथ ऐसी लैंग्वेज में बताइए जिस लैंग्वेज को जहाँ पर आप जो है क्वेश्चनर करने जा रहे हैं उन लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर हिंदी भाषी लोग हैं तो आपको जो है क्वेश्चनर हिंदी में बनाना चाहिए। अगर इंग्लिश में बोलने वाले ज़्यादा प्रेफरेबल लोग हैं तो इंग्लिश वाला क्वेश्चनर बनाना चाहिए। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन collected through the questionnaires are used as the base information for conducting job analysis related इंटरव्यू। अब कई बार क्या होता है, जो आपने क्वेश्चनेयर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसको बेस इंफॉर्मेशन बनाया जाता है, किसके लिए? जॉब एनालिसिस इंटरव्यू करने के लिए। यानी अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं जॉब एनालिसिस के लिए तो वहां पर जो ये क्वेश्चनेयर आपने बनाए हुए हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई है उसको एज ए बेसिक इंफॉर्मेशन यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चनर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चनर का मतलब होता है, क्वेश्चनर वो टेक्निक होती है जहां पर आप एक फॉर्म में ढेर सारे क्वेश्चन लिख करके दे देते हैं और लोग जो है उसके आंसर आपको भर करके दे देते हैं फ्रेंड्स। ओके, और ये हेल्पफुल तभी है जब बहुत सारे जॉब होल्डर्स एक ही जॉब सिमिलर जॉब में लगे हुए हों, तभी ये फायदेमंद है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है और कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, और अगर आप यहाँ पर क्वेश्चनर करेंगे तो उतना हेल्पफुल नहीं है। अच्छा तब होगा जब 200 लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं और 4000 लोग मैकेनिकल में हैं। अगर आप यहाँ पर जो है क्वेश्चनर करेंगे तो आपको एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है। ओके, तो क्वेश्चनर अगर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर आती है, आपको एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव भी मिलता है जॉब के बारे में, जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में कि क्या क्या एक्टिविटी की जानी है, और साथ ही साथ में आपको नॉलेज और स्किल भी क्या क्या चाहिए होती है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इसके बारे में भी जानकारी हो जाती है। ये मेथड याद रखिएगा। पॉपुलर मेथड कौन सा है, ध्यान रखेंगे, पॉपुलर मेथड इंटरव्यू का है, लेकिन सस्ता कौन सा है, इकोनॉमिकल कौन सा है, तो इकोनॉमिकल क्वेश्चनर वाला है। फास्ट कौन सा है, फास्टर भी इंटरव्यू मेथड होता है। द क्वेश्चनर जो है, क्वेश्चन इस तरीके से आपको डिजाइन किया जाना चाहिए जो कि मतलब एक्सपर्ट की सलाह से ऐसा डिजाइन करिए ताकि जो है आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल जाए। ओके, जो क्वेश्चनर आप बनाएंगे वो सिंपल होने चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले चाहिए, और जिस लैंग्वेज में लोग आंसर करना चाहते हैं ज़्यादातर उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चनर बनाने की ज़रूरत होती है। और जो आपने क्वेश्चनर से डेटा इकट्ठा किया हुआ है वो कई बार जो है जॉब एनालिसिस के लिए जो इंटरव्यू किए जाते हैं उनके लिए बेस इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। तीसरा मेथड होता है फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन का। अब आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे होगी? एक ऑफिस में 20 लोग काम कर रहे हैं, आप वहीं पर जो है अपनी कुर्सी लेकर के बैठ गए, खड़े हो गए कहीं पर और ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है फ्रेंड्स। ओके, ऑब्जर्विंग एन एम्प्लॉय व्हाइल वर्किंग ऑन अ जॉब इज कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस एक्सरसाइज। तो अगर आपको जॉब एनालिसिस एक्सरसाइज करनी है तो एक इंपॉर्टेंट मेथड के तौर पर उभर करके कौन आता है? ऑब्जर्वेशन। ओके, आप ऑब्जर्वेशन करिए, मतलब देखिए, अपनी आंखों के सामने ही देखिए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। अब इसे जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर खड़े होकर के करें, कई बार एम्प्लॉय अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि आप उनको कोई जरा बराबर घूर रहा है, तो इट कैन बी डन थ्रू वीडियो टेपिंग और रिमोट मॉनिटरिंग। रिमोट मॉनिटरिंग या वीडियो टेपिंग मतलब आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या रिमोट से मॉनिटरिंग की जा रही जहां पर दूर से ही आपको सीसीटीवी वगैरह से देखा जा रहा है, वीडियो कैमरे से देखा जा रहा है। इफ जॉब होल्डर फील्स अनकंफर्टेबल विद द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर, अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता है कि ऑब्जर्वर खड़ा है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो उसके लिए ये तरीका होगा कि आप वीडियो टेपिंग करवा लीजिए, हर चीज़ को वीडियो बनवा लीजिए, या फिर रिमोट से मॉनिटरिंग सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटरिंग वगैरह भी किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन जनरली रिक्वायर वर्क सैम्पलिंग विच इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सैंपल ऑफ वर्क एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। मतलब अगर आपको ऑब्जर्वेशन करनी है तो आपको वर्क की सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, मतलब कहने का कि बहुत सारे वर्क हैं उनमें से एक सैंपल इकट्ठा करना होगा कि हाँ हम इस काम की जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप सारे कामों की ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा सीसीटीवी और बहुत सारा वीडियो आपको देखना पड़ सकता है। सिस्टमैटिक वर्क सैम्पलिंग एंड ऑब्जर्विंग द जॉब होल्डर एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें कौन से काम की सैम्पलिंग लेनी है, कौन से काम को मतलब ऑब्जर्व करना है, ये जरूरी है, और साथ ही साथ में प्री डिटरमाइंड टाइम पर ही जो है मतलब फिक्स टाइमिंग में ही जॉब होल्डर को ऑब्जर्व करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसमें चैलेंज क्या होता है? द चैलेंज इन दिस मेथड इज दैट जॉब होल्डर्स जनरली नोज दैट ही हैज बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इस मेथड का जो एक चैलेंज है वो ये है कि जॉब होल्डर को ये पता चल जाता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हो सकता है वो और अच्छा व्यवहार करे जैसा कि पहले ना करता रहा हो। तो ये एक इसका ड्रॉबैक होता है, और इसे कैसे किया जा सकता है? वीडियो टैपिंग के थ्रू या रिमोट मॉनिटरिंग के थ्रू वीडियो कैमरा लगा करके आप कर सकते हैं। अगर जो है जॉब होल्डर अनकंफर्टेबल फील करता है
किसी ऑब्जर्वर की फिजिकल प्रेजेंस को। ओके, द ऑब्जर्वेशन मेथड इज जनरली मोर टाइम कंज्यूमिंग कंपेयर टू द इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर मेथड। ऑब्वियसली ये ज़्यादा समय लेगा, ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है फ्रेंड वो जनरली जो है ज़्यादा समय लेता है इंटरव्यू मेथड या क्वेश्चनर मेथड से। सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है फ्रेंड? क्वेश्चनर मेथड होता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है? इंटरव्यू मेथड होता है। सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? ऑब्जर्वेशन मेथड लेता है, बट प्रोवाइड मच डिटेल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई अपनी राय नहीं दे रहा है, यहाँ पर ओपिनियन नहीं दी जा रही है, यहाँ पर आप अपनी आंखों से खुद देख रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है फ्रेंड्स। ओके, तो तीसरा मेथड हो गया डाटा कलेक्शन का फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जॉब एनालिसिस एक्सरसाइज को करने के लिए। उसके बाद में इसे आप जो है वीडियो कैमरा के थ्रू वीडियो शूट कर सकते हैं या सीसीटीवी वगैरह रिमोट कंट्रोल लोकेशन से देख सकते हैं। ओके, अगर ऑब्जर्वर के प्रेजेंस को अच्छा फील नहीं करता, अनकंफर्टेबल फील करता है जॉब होल्डर, तो ये मेथड यूज कर सकता है। अगर उसे कोई कंफर्टेबल में प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्जर्वर उसी रूम में खड़े होकर के भी ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, इसके लिए वर्क सैम्पलिंग करने की जरूरत होती है, यानी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से जॉब के लिए आप जो है वीडियो टेपिंग करवाना चाहते हैं या कौन से काम को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो सिस्टमैटिक वर्क सैम्पलिंग होना जरूरी है और साथ ही साथ में प्री डिटरमाइंड टाइम पर ही जॉब होल्डर को जो है ऑब्जर्व किया जाए। अगर किसी की जॉब 10 से 5 है तो हमें प्री डिटरमाइंड टाइम 10 से 5 ही उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम 6 बजे रात तक या 6 बजे शाम तक उसको देखते ही रहेंगे। ओके, चैलेंज इस मेथड में सिर्फ यही है कि नॉर्मली जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि हाँ उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन जो है मेथड जो होता है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर कंपेयर किया जाए इंटरव्यू मेथड या क्वेश्चनर मेथड से, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अच्छी और डिटेल इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से ही मिल करके मिलती है। ओके, उसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो दो काम हो गए हमारे, सोर्स ऑफ डेटा के बारे में हमने बात कर ली, उसके बाद में हमने बात कर ली जो है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसके मेथड के बारे में बात कर लिया। अब तीसरा स्टेप था कि एक बार डाटा इकट्ठा हो गया तो डेटा की एनालिसिस की जाती है। डाटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनियर मेथड, इट इज डिस्कस्ड विद द एक्सपर्ट टू क्लियरली ड्रा द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हैं। कौन कौन से स्टेक होल्डर से हम डेटा इकट्ठा करते हैं? जो जॉब होल्डर है उससे डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके सुपरवाइजर का इंटरव्यू करते हैं उससे डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके अलावा एक्सपर्ट से भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं। तो इन सभी जगहों से हम डेटा इकट्ठा करते हैं। किस किस मेथड से कर सकते हैं? इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, क्वेश्चनियर मेथड से कर सकते हैं। और ये सारा डेटा जब इकट्ठा हो जाता है तो हम एक्सपर्ट के साथ में बैठ करके डिस्कस करते हैं और फिर जो है ये क्लियर कर पाते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स अगेन, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि कौन सा एक्टिविटी किया जा रहा है और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी एजुकेशन, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस कि 5 साल का एक्सपीरियंस, ये सारी बातें जॉब स्पेसिफिकेशन में आती हैं। आई बिलीव कि अब आप लोगों को एकदम पूरी तरह से ये रट गया होगा, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। द जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ओके, एक बार डेटा की आपने एनालिसिस कर ली, तो ये जो फ्रेंड्स था डाटा एनालिसिस का, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। डाटा एनालिसिस करने में कुछ नहीं करना होता है, पहले डेटा इकट्ठा कर लीजिए डिफरेंट मेथड से, और उसके बाद में एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करके जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बना लीजिए। एक बार आपने डिस्कस कर लिया सबके साथ में, तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको जो है आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें डिफरेंट चीज़ें आएंगी और जॉब स्पेसिफिकेशन को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब का टाइटल क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से प्लांट में काम कर रहे हैं, जॉब का कोड क्या है, ये सारी फ्रेंड्स जो है जॉब आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। हम बात यहाँ पर फ्रेंड्स कर रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब पता है कि आपको पता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जानी है, वो होता है पार्ट जॉब डिस्क्रिप्शन का। उसी का ही पार्ट है जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब का टाइटल, उसका डिपार्टमेंट, उसका जॉब कोड, ये सारी चीज़ें जॉब आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो गई। जॉब समरी का मतलब हुआ कि जो भी एक्टिविटीज़ की जानी है, द डेफिनेशन ऑफ द जॉब और एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉब टाइटल, जो भी जॉब की डेफिनेशन है या जो टाइटल है जॉब का, उसके बारे में जानकारी देता है जॉब समरी। ड्यूटीज परफॉर्म, क्या क्या काम किया जाना है, इट इज हार्ट ऑफ जेडी। जेडी का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन से है। ओके, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन का हार्ट होता है कि कौन कौन सी ड्यूटीज की जानी है। इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज अलॉन्ग विथ हाउ इट इज डन, पर्पज बिहाइंड ईच एक्टिविटी, दैट इज व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऑफ अ जॉब। तो ड्यूटीज परफॉर्म में क्या होता है
क्या काम किया जाना है, कौन कौन सी एक्टिविटी की जानी है, कैसे वो एक्टिविटी होगी और क्यों कोई एक्टिविटी होगी, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ड्यूटीज परफॉर्म के थ्रू। सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड, जो सुपरविजन दिया जाता है या रिसीव किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो पर्सन है उसके ऊपर इमीडिएटली एबव और बिलो वाले जो लोग होते हैं उन मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो सुपरवाइजर है तो उसने आपको कितना सुपरवाइज किया है, कितना आपके ऊपर ध्यान दिया है, कितना नहीं ध्यान दिया है, कितना आप इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, डिग्री ऑफ सुपरविजन क्या है, ये सारी बातें सुपरविजन गिवन और रिसीव्ड के लेवल में आ जाती हैं। रिलेशन टू अदर जॉब, दूसरी जॉब के साथ इसका क्या संबंध है? दिस आइडेंटिफाइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ऑफ वर्क फ्लो एंड प्रोसीजर, मतलब आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी क्या डिपेंडेंसी है, ये सारी बातें आपको रिलेशन टू अदर जॉब मिलता है। ओके, अदर जॉब में रिलेशन के साथ में वर्टिकल रिलेशनशिप भी होती है और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप भी हो सकती है। मशीन टूल्स एंड मटेरियल, कौन कौन सी मशीनरी टूल यूज होते हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, इन सब के बारे में भी हमें जानकारी लिखनी होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में। दिस इज द लिस्ट ऑफ मशीन्स टूल्स एंड मटेरियल डिफाइनिंग द मेजर टाइप्स एंड अदर ट्रेड नेम्स wherever necessary। तो समझने की बात यह है कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मशीनरी टूल्स और मटेरियल की जरूरत है, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। वर्किंग कंडीशन कैसी है, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। इसमें फिजिकल जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, क्या हैजार्डस कंडीशन में, क्या हम ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जैसे केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सिचुएशन रहती है कि कभी भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ में, तो क्या हैजार्डस कंडीशन वगैरह है, तो इन सभी बातों के बारे में लिस्ट आउट किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जॉब डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मतलब कहने का आपने पूरा डेटा इकट्ठा किया, एनालिसिस करने के बाद में जब आपसे कहा जाएगा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाइए तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें देनी होंगी। किसी एक पर्टिकुलर जॉब में जॉब आइडेंटिफिकेशन दीजिए, जॉब का समरी दीजिए, ड्यूटीज परफॉर्म दीजिए, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन में जॉब का टाइटल क्या है, आप हेड कैशियर हैं तो हेड कैशियर हो गया जॉब टाइटल, आप जो है पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं तो पीए हो गया। ओके, जॉब का कोड क्या है, किस प्लांट में आप काम करते हैं, ये सब जॉब आइडेंटिफिकेशन का है। जॉब समरी में जो आपका टाइटल दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन एक तरीके से या डेफिनेशन, आपकी जो जॉब है उसकी डेफिनेशन, आप कैशियर हैं तो क्या मतलब है उसका। ड्यूटीज परफॉर्म्ड में ये जो है हार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का, इसमें सारी एक्टिविटी जो आपके द्वारा की जाती हैं उसको लिस्ट आउट किया जाता है ड्यूटीज परफॉर्म्ड में। हाउ इट इज डन, पर्पज बिहाइंड ईच एक्टिविटीज, कैसे जॉब को किया जाता है और पर्पज क्या होता है एक्टिविटी को करने का, वो सारी बातें ड्यूटीज परफॉर्म में आती हैं कि व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू डू एंड व्हाई यू नीड टू डू, ये सारी बातों के आंसर ड्यूटीज परफॉर्म में आते हैं। सुपरविजन आपको दिया गया है या आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वो आता है सुपरविजन गिवन और रिसीव्ड। गिवन का मतलब हुआ सुपरविजन आप दे रहे हैं, आपसे जूनियर कोई है, और रिसीव्ड का मतलब हुआ आप जूनियर हैं, आपको कोई जो है सुपरविजन दे रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो दोनों तरफ पॉसिबल है। अगर आप यहाँ मिडिल में हैं तो आप अपने जूनियर को सुपरविजन दे रहे हैं और आपका जो सीनियर है वो आपको सुपरवाइज कर रहा है, तो आपको सुपरविजन रिसीव हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, रिलेशन टू अदर जॉब, ये भी जरूरी होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा कि क्या जो जॉब कर रहे हैं उसकी किसी और दूसरी जॉब पर डिपेंडेंसी है या नहीं है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप के बारे में भी बात करते हैं। मशीन टूल्स और मटेरियल की भी हम लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स और कौन कौन से टूल्स और मटेरियल हैं जो कि यूजफुल होंगे फिर जो है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। वर्किंग कंडीशन की हम बात करेंगे, फिजिकल कंडीशन कैसी है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट है या नहीं है, इन्वायरमेंटल की भी बात करते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, क्या हैजार्डस कंडीशन वगैरह है कि नहीं है, मतलब खतरनाक या घातक स्थिति वाली कंडीशन तो नहीं है वहाँ पर। ओके फ्रेंड, तो ये हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब हम देखेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन को, अगर आपको लिस्ट आउट करना है जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, आपने सारा डेटा इकट्ठा किया, आप जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में इकट्ठा करना है, तो यहाँ पर हम किन किन मतलब इन हेड में बात करेंगे। हम बोलेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए हमें, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, आपने पूरी एनालिसिस कर ली है, अब आप बताइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसका मतलब इंक्लूड इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्या किसी के पास बीटेक होना चाहिए या सिर्फ ग्रेजुएशन सिंपल चल जाएगा या उसको कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप बताएंगे कि क्या कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत है, क्या कोई डिप्लोमा करने की जरूरत है या कोई ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग रिसीव करने की जरूरत है, तो वो सारी बातें आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे। एक्सपीरियंस में आप बताएंगे कि कितने 3 साल के लिए, और जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो है आपको सिलेक्शन करवा लेना है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होना चाहिए, या अगर जो है क्रेडिट ऑफिसर की
पोस्ट में आपको सेलेक्ट होना है तो आपको वहाँ पर लिखा जाएगा कि कम से कम 3 साल का क्रेडिट फील्ड में एक्सपोजर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस वाले में लिखते हैं। नॉलेज और स्किल में आप लिखेंगे किस लेवल का उसको नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, ओके, ताकि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसे पेशेंसफुल होना चाहिए, ये सारी बातें आप पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। फिजिकल मेकअप का मतलब हुआ कि फिजिकल एट्रीब्यूट मतलब प्रेजेंटेशन कैसा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें फिजिकल मेकअप में आ जाती हैं। इंटरेस्ट, वो द पैशन एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट अदर रिक्वायरमेंट, ओके, तो उसका इंटरेस्ट कैसा है, क्या वो पैशनेट है अपनी जॉब को लेकर के, या फिर इसमें क्या इंटरेस्ट, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इस जॉब में, ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी होती हैं फ्रेंड्स, ओके। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, एकेडमिक में क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या उसे कोई सर्टिफिकेशन किया होना चाहिए, या फिर जो है कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी डिप्लोमा की ज़रूरत है, तो वो सारी बातें यहाँ करेंगे। एक्सपीरियंस की बात करेंगे कि हाँ 3 साल का क्रेडिट का एक्सपोजर होना चाहिए, कितने साल का एक्सपोजर होना चाहिए और किस फील्ड में होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ बताई जाती हैं। नॉलेज और स्किल में उसका लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल कैसी होनी चाहिए ताकि वो इस जॉब को परफॉर्म कर सके। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसके बिहेवियर पर बात करेंगे कि व्यक्ति जो है मतलब शांत स्वभाव का होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, जो कहा जाए वो सुने, और चार्मिंग पर्सनालिटी का होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में होना चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस में यानी फिजिकल मेकअप में अगर हम कहें तो व्यक्ति का फिजिकल एट्रीब्यूट भी आपको जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड है वो बताना होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है जिसमें 40-50 किलो का वजन उठाते रहना है, तो उस केस में फिजिकल एट्रीब्यूट में कोई पतला व्यक्ति जो है, दुबला व्यक्ति नहीं अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है उतना वजन ना उठा पाए फ्रेंड्स, ओके। एक एग्जांपल है यहाँ पर ये फिजिकल के लिए। इंटरेस्ट के लिए अगर बात करें तो क्या किस एरिया में इंटरेस्ट, पैशन और एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसको आप इस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हमें जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखनी होती है फ्रेंड्स, ओके। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।